तो लिंकेज जो एक घटना है जिसमें क्या होता है, तो एक क्रोमोजोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन जो है एक साथ बने रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लो एक क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, और इस क्रोमोजोम पे 2 जीन है, इस क्रोमोजोम पे यहाँ पे 2 जीन है। ठीक है, मान लो जीन ए और जीन बी। ठीक है, और ये क्रोमोजोम कई पीढ़ियों तक स्थानांतरित होता है। F1 में गया, फिर F2 में गया, फिर F3 में गया, ऐसे गया, कई पीढ़ियों तक गया। अब मालूम पड़ा कि हर एक पीढ़ी में एक क्रोमोजोम ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, इस क्रोमोजोम के जो ये जीन है बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है, ये जीन अभी तक अलग नहीं हुआ है। कई पीढ़ियों तक स्थानांतरण के बाद भी जीन क्या है, अपने स्थान पे बना हुआ है, दोनों जीन यहीं पे बना हुआ है। बाकी सारे जीन इधर उधर हो गए हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से सारे जीन इधर उधर हो गए हैं, बट ये दोनों जीन जो है बिल्कुल यहीं पे बना हुआ है। इसीलिए इन दोनों जीन को क्या कहेंगे, इन दोनों जीन को कहेंगे लिंक्ड जीन, इनको कहेंगे लिंक्ड जीन। ठीक है, और इस घटना को कहेंगे लिंकेज। एक मिनट गलत कर दिया। और इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को कहेंगे लिंकेज। ये जीन कहलाएगा लिंक्ड और इसे कहेंगे लिंकेज। ठीक है, ये चीज़ तो ही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिंकेज को सबसे पहले किसने देखा था, मॉर्गन ने। मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो लिंकेज के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन है, मॉर्गन है। ठीक है, और लिंकेज किसके बीच होता है, तो लिंक्ड जीन के बीच होता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये 2 जीन है, ये लिंक्ड जीन है, और यहाँ इसमें भी दिया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिंकेज जो है उसका यूनिट क्या होता है, मतलब लिंकेज को मापने का क्या यूनिट होता है, तो सेंटीमॉर्गन। ध्यान रखना, क्योंकि मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए लिंकेज का यूनिट क्या होता है, सेंटीमॉर्गन होता है। एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है इसमें से, हमेशा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भूलना नहीं है, सेंटीमॉर्गन जो है लिंकेज का यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि यहाँ बता रहा है कि मतलब इसका क्या हम ये कह सकते हैं, मतलब सेंटीमॉर्गन कहाँ प्रयोग करते हैं, तो कहने का मतलब कि अगर एक सेंटीमॉर्गन दूर होता है, ये दो दो जीन है ना, तो ये दोनों जीन के बीच की दूरी 1 सेंटीमॉर्गन बढ़ता है। ठीक है, तो कहेंगे कि लिंकेज टूटने का चांस जो है 1% है। ठीक है, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमॉर्गन अगर अलग होता है, दोनों जीन लिंक्ड जीन, तो लिंकेज के टूटने का चांस कितना हो जाएगा, तो लिंकेज के टूटने का चांस 1%। वही बात ये सेंटेंस लिखा हुआ। और यहाँ पे देखा जा सकता है लिंकेज के बारे में बताया गया है कि ये क्रोमोजोम है, जैसे कि ये पेरेंट हो गया। ठीक है, इस पेरेंट, ये 2 पेरेंट है, सॉरी, ये 2 क्रॉस दिखाए गए थे, एक पेरेंट ये हो गया, एक पेरेंट ये हो गया। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है कि ये होमोलोगस जीन है, सॉरी होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसमें यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पे जीन है। ठीक है, और इनके बीच में ये क्या है, लोकस है। ठीक है, तो 2 जीन यहाँ पे दिए गए हैं, ये 2 क्रोमोजोम पे 2 जीन है, एक येलो और एक वाइट कलर के लिए है। ठीक है, यहाँ पर भी है। अब ये कई पीढ़ियों तक क्रॉस हुआ है पेरेंट के बीच, लेकिन कई पीढ़ियों तक ये जीन एक साथ बने हुए हैं, जीन कहीं टूटे नहीं, अलग नहीं हुए हैं, हमेशा एक साथ ही बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक एक साथ देखे जा रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये क्या है, लिंक्ड जीन है, यानी कि इसमें क्या है, लिंकेज है। ठीक है, तो सेम वही बात मैंने जो बताया कि लिंक्ड जीन जो होते हैं, मतलब ऐसे जीन जो कई पीढ़ियों तक एक साथ रहे, क्रोमोजोम पे अलग नहीं होते, उसे लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को लिंकेज कहते हैं। लिंकेज को प्रभावित क्या करता है, मतलब लिंकेज को तोड़ने का कारण क्या होता है, तो एक होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो होता है लिंकेज को तोड़ता है। दूसरा होता है टाइम, ये भी लिंकेज को तोड़ने में मदद करता है। तीसरा होता है रेडिएशन, क्रॉसिंग ओवर, टाइम और रेडिएशन जो होता है लिंकेज को तोड़ने का कार्य करता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो, लिंकेज अगर टूटेगा तो क्या हो सकता है, तो लिंकेज के टूटने से कोई मतलब किसी जीन के मतलब जीन का जो पेयर है वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। जैसे कुछ ऐसे गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ जा रहे थे, वो गुण स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। चलो, यहाँ पे अब है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि एक जीन के द्वारा कई गुणों को कंट्रोल करना। ठीक है, वैसे तो एक जीन एक ही गुण को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन जो है एक से अधिक गुणों को कंट्रोल करने लगता है। तो एक जीन द्वारा एक से अधिक गुणों को कंट्रोल करने की घटना को क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लियोट्रॉपी क्या है, तो एक जीन द्वारा एक से अधिक गुणों को कंट्रोल करने की घटना होती है।
ठीक है। और जब प्लियोट्रोपी, हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप कह रहा है कि प्लियोट्रोपी जो है ना, ये अगर इसमें मतलब कि म्यूटेशन होता है या फिर प्लियोट्रोपी अगर टूटता है तो क्या हो सकता है, तो जीन का जो मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो प्रभावित होता है। मतलब प्लियोट्रोपिक जीन जो है उसमें अगर कुछ तोड़फोड़ हो जाए, कुछ म्यूटेशन हो जाए, इस तरह की कुछ भी चीज़ हो जाए, तो जो भी मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो प्रभावित होता है। यानी कि जीन जिस मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता था वो टूट सकता है, बिखर सकता है। ठीक है। इसमें से फिनाइल कीटोन्यूरिया जो बीमारी है उसके बारे में एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम का बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, तो फिनाइल एलानिन डाई हाइड्रोक्सीलेज इंजाइम जो है बनाने का जो जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाने से ये इंजीन नहीं बनता है, सॉरी ये इंजाइम नहीं बनता है। और इस इंजाइम का नहीं बनने से क्या होता है, तो फिनाइल जो है मतलब वहाँ पे फिनाइल एलानिन डाइहाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता है और बीमारी देखा जाता है। ठीक है, तो जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे दिया है, इसके बारे में देखा जा सकता है। इसको थोड़ा डिटेल देख लेना तो लोग। यहाँ पे मेरा मकसद है बस उसको रफली बता देना, एक आइडिया दे देना, तो लोग उसको डिटेल पढ़ लेना, नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें, तो यहाँ पे ह्यूमन में, इंसेक्ट में, और मतलब ये ड्रोसोफिला है, ह्यूमन ड्रोसोफिला और मतलब कि हेन, इनमें दिया हुआ मतलब बर्ड हो गई ये। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, ये ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसे कौन सा मेथड कहेंगे, तो एक्स वाई मेथड। एक्स वाई मेथड इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में एक्स वाई मेथड होता है। देखो ये मेल है, तो मेल के हमेशा मेल का ध्यान देना, ऐसे डायग्राम मतलब कि सिंबल बनता है मेल का। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मेल है, इधर की ओर जो भी दिखाया गया सब मेल दिखाया गया है। ठीक है, इस लाइन में जो दिखाया गया है वो मेल दिखाया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन में भी मेल जो होता है एक्स वाई क्रोमोजोम रखता है, ड्रोसोफिला में भी मेल जो होता है एक्स वाई क्रोमोजोम रखता है। ठीक है, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन या हेट्रोगेमेटिक होता है मेल किस में, तो ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की पूरी मेथड को हम लोग समझें तो एकदम बहुत ही सिंपल है, ऐसे होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देखो तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हेट्रोगेमेटिक होता है ना, तो मेल हो ह्यूमन हो या फिर ड्रोसोफिला हो, इसके ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, इसमें जो मेल होता है ये क्या होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है। इसीलिए इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल जो होती है होमोगेमेटिक होती है। इससे क्या होता है, केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और जब ये गैमिट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, एक गैमिट में एक्स आता है, दूसरे में वाई, मेल में एक्स और वाई बनते हैं, और फीमेल क्या बनते हैं, तो केवल एक्स एक्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें से केवल इसका एक ही काम करता है, बाकी दूसरा काम नहीं करता, पोलर बॉडी बन जाता है, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, एक्स एक्स, नहीं तो एक्स वाई, यही ना। तो यहाँ पे इस मतलब कि यहाँ पे F1 जनरेशन में बच्चे के मेल या फीमेल बनने का चांस 50% होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो एक्स वाई सिस्टम कहते हैं। मेल में ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है इसे एक्स वाई सिस्टम कहते हैं, इस एक्स वाई मेथड कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेल या फीमेल बनने का चांस 50% होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक्स वाई हम क्रोमोजोम हम लोग लिखते हैं जो सेक्स क्रोमोजोम होता है। ठीक है, जबकि वहीं अगर ये बर्ड में ले लें तो बर्ड में क्या होता है, तो जेड डब्ल्यू होता है, बर्ड में क्या है, जेड डब्ल्यू है। ठीक है, इसमें देखो मेल जो है, बर्ड के अंदर मेल जो है वो होमोगेमेटिक है, डबल जेड है। ठीक है, और फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, जेड डब्ल्यू है। ठीक है, बर्ड में ऐसा है, देखो दिया ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मेल होमोगेमेटिक है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड में है। चलो आगे देखते हैं।
बहुत लंबा होते जा रहा है। चलो मॉलिक्यूलर जेनेटिक में आ गए हम लोग। यहाँ पे क्या देखना है, डीएनए देखना है, ठीक है। देखो तो डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है और इनहेरिट करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को भेजता है, उसे स्टोर करने का भी काम करता है। ये डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए जो है एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर का क्यों होता है उसको देख लेंगे अभी हम लोग जस्ट, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होते हैं, यानी शक्ति दिया हुआ ना, तो फॉस्फेट के होने से क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का हो जाता है। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने देखा था 1869 में, किसके अंदर, पस सेल के अंदर निकाला था इन्होंने, ठीक है। पस सेल जो है, पस सेल से डीएनए को फ्रेडरिक मिक्सचर ने निकाला था बाहर, ठीक है। ये एक चीज़ बात यहाँ पे आ रही है। उस वजह से ह्यूमन डीएनए जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, ध्यान रखना, डीएनए की लंबाई जो है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या बेस पेयर कह लो, कि बेस पेयर के ऊपर या फिर न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है। जितनी भी न्यूक्लियोटाइड की संख्या बढ़ेगी उतनी ही डीएनए की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो मानव का डीएनए सबसे लंबा होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या दिया है, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या देख लो, ह्यूमन डीएनए एज 3.3 इंटू 10 टू 9, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, 3.3 इंटू 10 टू 9 बेस पेयर। इतने बेस पेयर होते हैं ह्यूमन के डीएनए में, ठीक है। ये ब्लू अच्छा नहीं लग रहा है, रेड ही सही है, ठीक है। तो मानव के डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, तो 3.3 गुणे 10 के पावर 9 बेस पेयर मानव के डीएनए में पाए जाते हैं, इसीलिए मानव का डीएनए बहुत बड़ा होता है। जबकि वहीं बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसका डीएनए क्या बता रहा है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए होता है लैम्डा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि छोटा होता है डीएनए ये, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो है छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने, वाटसन और क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1953 में एक्सरे डिफ्रैक्शन या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक के द्वारा क्या किए, डीएनए के एक अलग स्ट्रक्चर को निकाल के सामने रखे, जिसे कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने 1953 में क्या किए, तो डी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक के द्वारा डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को सामने रखे, जिसे बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। देखो यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इससे समझ सकते हो ये क्या है, ये हेलिक्स है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, हेलिक्स है। हेलिक्स मतलब कि यहाँ पे टर्निंग होती है, डीएनए ऐसे टर्न होता है, तो डायग्राम में स्पष्ट रूप से तुमको दिख रहा है कि डीएनए टर्न होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए का पूरा वन टर्न कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वन हेलिक्स है, ठीक है। एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको कह सकते हैं 3.9 नैनोमीटर, ये भी होता है, ठीक है। और एक हेलिक्स में ये जो दिया है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड का संख्या कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 होता है, यहाँ पूरा नहीं दिया है, ठीक है। तो पूरा 10, एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 10 होगा, ठीक है। और एक हेलिक्स का लंबाई कितना बताया, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। उसके बाद से ये जो हेलिक्स हैं ये एंटी पैरेलल होते, मतलब कि हेलिक्स के अंदर दो भुजाएं हैं, दो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ध्यान रखा जाए कि डीएनए जो है इसकी भुजाएं क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, यानी कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। एंटी पैरेलल यानी कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़ी हुई रहती है। जैसे मान लो कि ये अगर
यहाँ पे देखा जा सकता है कि एंटी पैरेलल यहाँ स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि एक भुजा का एक सिरा 3 प्राइम है, ठीक है, तो दूसरा क्या है 5 प्राइम है, 3 प्राइम और 5 प्राइम ऐसा है। तो इधर देखिए, इधर 5 प्राइम है, तो इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, ठीक है। तो ये अपने से बनाया नहीं गया है, बल्कि रियल में ऐसा होता है, ठीक है। तो डीएनए का जो भुजा है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। एक में 3 प्राइम 5 प्राइम है, तो दूसरे में भी 3 प्राइम 5 प्राइम है, जो एक दूसरे के उल्टे दिशा में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि डीएनए जो होता है उसकी स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। क्लियर है, तो एंटी पैरेलल समझ में आ गया। अब देखो डीएनए जो है किससे बना होता है, तो डीएनए के अंदर मुख्यतः 3 केमिकल होते हैं। इस डायग्राम में देखा जा सकता है डीएनए के अंदर के केमिकल दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा केमिकल है, तो डीएनए के अंदर 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहले ये एक बड़े चेन को देखो, ये बड़ा चेन जो है ये क्या है, राइबोज है, जिसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। ये क्या है, डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोज हो गया। इसके साथ ये दिया है टी ए ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और ये इनके बीच में क्या है, फॉस्फेट। ध्यान रखना, डीएनए जो है इसके मुख्य अवयव क्या क्या है, तो पहला डीऑक्सीराइबोज, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फेट। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। जिसमें नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ध्यान रखना, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और इसमें जब फॉस्फेट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ये होता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, यहाँ देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो थाइमीन एडिनिन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी थाइमीन एडिनिन है डबल बॉन्ड से, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से, साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस ये दो हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो नाइट्रोजनस बेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब देखो डीएनए बहुत लंबा होता है, इसको डीएनए मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है, तो इसके लिए क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है, ठीक है। पैकेजिंग कैसे होती है, तो ये देखो ये है डीएनए, यहाँ लिखा हुआ है, ये डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होता है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के, दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से, तो लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये दोनों अमीनो एसिड है, ये क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों अमीनो एसिड जो है कहाँ होते हैं, तो इस हिस्टोन प्रोटीन में होते हैं, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। और डीएनए ऑलरेडी निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से आसानी से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब अटैच होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन देखोगे तो हिस्टोन प्रोटीन के टाइप हो जाता है, हिस्टोन 1 होता है, हिस्टोन 2A 2B, ठीक है, बी 3 और सी 3 और 4 हिस्टोन ऐसे होता है, ठीक है। तो हिस्टोन 1 बाहर होता है, बाकी हिस्टोन अंदर होते हैं, ऑक्टामर को बनाते हैं, ठीक है। और ये जब आपस में बनते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हिस्टोन का ये ऐसे एक मॉडल बन जाता है, मतलब हिस्टोन और डीएनए का एक मॉडल बन जाता है, जिसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं, इसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। चलो आगे देखो, अब जेनेटिक कोड पे आते हैं, बस बहुत कम टाइम बचा है। लगभग 40 मिनट होने को है, समझ रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट करते हैं अब। तो जेनेटिक कोड ये क्या है, हाँ क्लास टॉपिक है,
जेनेटिक से कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। देखो जेनेटिक कोड क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है। जेनेटिक कोड जो है ना, नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, ठीक है। इसमें 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ होते हैं, इसलिए इसे ट्रिपलेट कोडोन भी कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको कर लेना, ठीक है। इसे ट्रिपलेट कोडोन कहते हैं। तो जेनेटिक कोड की संख्या 64 होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, तो 64 जेनेटिक कोड होती हैं जो 20 एमिनो एसिड को कोड करती है, और इसी 20 एमिनो एसिड से हमारे शरीर में पाए जाने वाले सारे प्रोटीन बनते हैं। ये बात ध्यान रखना, मात्र 20 एमिनो एसिड है पूरी सजीव के शरीर में, 20 एमिनो एसिड है, और इसी 20 एमिनो एसिड से पूरे सजीव के शरीर में सारे प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। और 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोड जेनेटिक कोड है, तो 64, ठीक है। 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने जेनेटिक कोड हो गए, 64 हो गए, ठीक है। तो जीवों के शरीर में कितने जेनेटिक कोड, 64 होते हैं, ठीक है। और ये जेनेटिक कोड में देखो कुछ ये स्पेसिफिक है, जैसे कि AUG, AUG क्या है, इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है। UAA, UAG, UGA, मतलब जो U से शुरू हो रहा है, ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, एक इनिशिएशन कोडोन होता है, ठीक है। बाकी बच गए 61, तो 61 कोडोन जो है एक्टिव होते हैं, जो टोटल 20 एमिनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड के बारे में रहा, इसके बारे में और भी डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद से आने वाला सबसे बढ़िया टॉपिक होता है टीआरएनए। हमेशा टीआरएनए के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो टीआरएनए क्या है, तो बस आरएनए का एक प्रकार है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं टीआरएनए को। टीआरएनए में कितनी भुजाएं होती है, देख लो यहाँ पे, ये क्या है, तो इसको कहते हैं, ये जो भुजा है ये वाली, ये जो यहाँ दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। तो इसे एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। देखो लिखा हुआ है एक्सेप्टर स्ट्रीम, ठीक है। एक होता है डी डू लूप, एक होता है वेरिएबल, ठीक है। फिर एंटीकोडोन और टी लूप, तो इसे टी साई सी कहते हैं, टी साई सी आर्म, ठीक है। ये DHU ये होता है DHU लूप, ये वेरिएबल लूप होता है, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और ये एंटीकोडोन होता है, ठीक है। तो एंटीकोडोन जो होता है क्या करता है, mRNA पे पाए जाने वाले कोडोन को पढ़ता है, ठीक है। mRNA पे जो कोडोन है उसे पढ़ता है, यानी कोडोन के विपरीत ये रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए इसे क्या कहता है, एंटीकोडोन कहता है, यानी कोडोन को पढ़ने का काम करता है। ये mRNA है, mRNA पे जो कोडोन है वो जेनेटिक कोडोन है, उसे पढ़ने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए इस आर्म को क्या कहते हैं, एंटीकोडोन कहते हैं। एक और ध्यान रखना, टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, या एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो एडेप्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये एंटीकोडोन जो है ना, एंटीकोडोन वाला एरिया, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। कोडोन के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो एडेप्टर आरएनए कहते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफ़ी जरूरी टॉपिक होता है, इसको देख लेना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया था, कब चलाया गया था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में चालू हुआ था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। वैसे 10 साल में कंप्लीट करना था, बट काफ़ी समय लग गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये सारी चीज़ें देख लेना कि ये सारा इसका उद्देश्य था, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि मानव जीनोम में क्या मिला, 3.1 अरब बेस पेयर मिले, ठीक है। जिसमें से 2% से भी कम जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। 99.9% जो मतलब कि जीन होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड, 99.9% न्यूक्लियोटाइड सारे मनुष्य का, धरती पर जितने मनुष्य साहब का सेम होता है। केवल 0.01% जो है वही डिफरेंस होता है, जिसके बिहार पे हम फैमिली की पहचान कर पाते हैं, ठीक है। इसे कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है ये सब देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।